जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं बोर्ड पे, ईडू सर्कल क्लास से हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रसायन शास्त्र के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। और हम बिना बात को बढ़ाए हुए सीधे चैप्टर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, जो कि पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों के साथ रासायनिक शास्त्र के विषय सूची के बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने आप लोगों को बता रखे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर प्रायोगिकी को छोड़ दे तो 6 चैप्टर हैं, जिनमें यदि हम पहला चैप्टर की बात करें तो वो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का हम बात करें तो दूसरा चैप्टर था अम्ल भस्म एवं लवण। तीसरा चैप्टर की बात करें तो वो था धातु अधातु, और चौथा चैप्टर की बात करें तो वो था कार्बनिक यौगिक एवं उनके गुण या उनके नामकरण। और पांचवा चैप्टर का हम बात करें तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। छठा चैप्टर प्राकृतिक संसाधन, और सातवां चैप्टर आपको या छठा चैप्टर आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एनर्जी यही थी, और सातवां चैप्टर की बात करें तो वो प्रायोगिकी थी। तो फिलहाल हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन सी चैप्टर है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ दी जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स की होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण से लाभ, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी, ये सारी चीज़ें हम लोग प्राप्त करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। जिसमें कि पहला टॉपिक यदि हम देखें तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, प्रक्रिया कह लें या क्रिया कह लें, जिसके अंतर्गत कोई एक अकेला पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या वियोग करके, वियोजन अर्थात टूटकर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि आपको डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कुल मिलाकर के हम देखें तो ऐसा नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कोई पदार्थ अकेले अभिक्रिया नहीं कर सकती है। पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया कर सकती है जब उनका वियोजन होता है। जब वे पदार्थ आपस में टूटती है तो पदार्थ टूट करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर सकता है, या दो से अधिक पदार्थ भी आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। जैसा कि आप देख लीजिए डिफिनेशन में साफ स्पष्ट है, जब कोई पदार्थ अकेले मतलब सिंगल अकेला या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम देखें तो जैसे देख सकते हैं जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इसका नाम हम पूछें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इनका वियोजन होता है ना, अर्थात जब ये टूटते हैं ना, तो दो नए पदार्थ बनाते हैं, CaO और CO2। ये दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, CaCO3 जब ये टूटते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पदार्थ अकेले हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहे हैं CaCO3 का, ये अकेले अभिक्रिया में भाग ले रही है, जिसका कि वियोजन हो रहा है और टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया होने के लिए कोई पदार्थ अकेले अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। पदार्थ अकेले भी निश्चित रूप से अभिक्रिया कर सकते हैं जब उनका वियोजन होता है। और एक से अधिक यहाँ पर हम देख लेंगे, एक एग्जाम्पल लिए H2 + Cl2, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl।
जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम मिलाते हैं तब जाकर के ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलते हैं। इसमें जितने भी संकेत और सूत्र लिखे गए हैं उनका पूरा नाम हम नीचे में लिख दिए हैं। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे सब शायद पूर्ण रूप से जानते होंगे। आगे यदि हम बढ़े तो H2 को कहते हैं हाइड्रोजन गैस, Cl2 को कहते हैं क्लोरीन गैस और HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H2 + Cl2 डेट गिव्स 2HCl। ये अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। बिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम चाहेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएं और इसे हम अंधेरा में रख दें, अंधेरा में, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर हम अंधेरा में रख दें, नो रिएक्शन, अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। अर्थात अभिक्रिया होने के लिए हमें सूर्य प्रकाश का उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बातें हम अगर बात करें जैसे कि CaCO3 डेट गिव्स CaO + CO2, तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है और नए बच्चों को मुख्य रूप से ये समस्या आती है जिसमें ये आती है कि इसको पढ़ने ही नहीं होता है। कोई बोलते हैं CaCO3 तीर का चिन्ह CaO + CO2, ये बातें सही नहीं है। तीर का चिन्ह इसे दिया गया है, तीर का साइन, जो कि एक नए चीज़ों को दिखाता है कि ये किसी भी क्रिया में भाग लिया है और ये उस क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम इसका नाम अगर हिंदी में बोले तो हम इसे बोल सकते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप। अतः हम कह सकते हैं CaCO3 अभिक्रिया के फलस्वरूप CaO + CO2, यानी तो इसे शॉर्ट में हम अंग्रेजी में कहेंगे तो डेट गिव्स, मतलब हमें प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है। अगर हिंदी में कहें तो हमें प्राप्त होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है CaO + CO2। CaCO3 डेट गिव्स CaO + CO2, इसे बार बार बोलेंगे डेट गिव्स, तो आप लोगों को आसानी से इसे उच्चारित कर पाएंगे। तो इसे पढ़ने के लिए हम बोल सकते हैं CaCO3 डेट गिव्स CaO + CO2। पढ़ने में इसे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी हम एक डिफिनेशन देखें, जो कि डिफिनेशन ये था कि रासायनिक अभिक्रिया। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अभी 2 एग्जाम्पल देखें। जब कोई पदार्थ अकेले भाग ले तब जाकर के CaCO3 का एग्जाम्पल देखे थे। CaCO3 आपस में टूट करके ये या अकेले टूट करके CaO + CO2 का निर्माण करता है। CaCO3 का अगर हम नाम पता करना चाहें तो नाम है इनका कैल्शियम कार्बोनेट। CaO का अगर हम नाम पता करें तो नाम है इनका कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का नाम अगर हम पता करें तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल हम देखे थे H2 + Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें कि 2 पदार्थ मिल रहे थे और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे थे। इस प्रकार हम शायद रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन को पूर्णतः समझ चुके हैं। आगे हम बढ़ें। आगे जो ये अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रही है तो इसमें हम निश्चित रूप से देख सकते हैं 2 चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो एक चीजें इधर देख लें, H2 + Cl2 डेट गिव्स 2HCl सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है, अभिक्रिया के बाद नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रही है इसका एक अलग नाम है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रहा है उनके भी अलग नाम है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं इसको हम अभिकारक कहते हैं।
और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम प्रतिफल कहते हैं। यदि इनका डिफिनेशन हम अच्छे तरीका से देखें लिखे हुए डिस्प्ले पर तो इस प्रकार है। अभिकारक जिसका अंग्रेजी होता है रिएक्टेंट, अभिकारक का अंग्रेजी होता है रिएक्टेंट। वे पदार्थ या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाती हैं। जैसे हम देख ले H2 + O2 डेट गिव्स H2O। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसे हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, तो ये हमारे अभिकारक हो जाएंगे। अगर हम Mg + 2HCl डेट गिव्स MgCl2 + H2, यहाँ देखिए तो Mg और HCl ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है, तो इस प्रकार हम Mg और HCl को अभिकारक कह सकते हैं। ये छोटी सी टॉपिक है। आगे हम बढ़े तो आगे प्रतिफल है। प्रतिफल के बारे में यदि हम पता करें तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि H2 + Cl2 अभिक्रिया करके H2 + O2 अभिक्रिया करके H2O का निर्माण किया था, तो ये जो H2O बना है नया पदार्थ, इसी को हम लोग प्रतिफल कहेंगे। जैसे Mg + 2HCl डेट गिव्स MgCl2 + H2, MgCl2 ये भी प्रतिफल है और H2 की बातें करें तो ये भी प्रतिफल है। कुल मिलाकर के बातें ये रही कि रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक और प्रतिफल का पता करना या पता लगाना चाहें तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगी उनको हम अभिकारक कहेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होंगे उसे हम प्रतिफल कहेंगे। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, जो कि पिछले वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन भी था। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के पास कि जितने भी हम वीडियो क्रिएट करें आपके सिलेबस में जो नई चीज़ें आ रही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम पहले से ही आपके सामने प्रस्तुत कर दें। जिसमें कि पिछले जब विषय सूची हम बता रहे थे तो उसी समय हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझावें। ये क्वेश्चन था हमारे ओर से, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप सिलेबस के अंतर्गत सारे डिफिनेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मैं भी ऐसे ही सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें स्किप करके निकल जाते हैं, बच्चे भी निकल जाते हैं और टीचर सब चाहते हैं बताने के लिए पर बताते नहीं है, शायद बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यह है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझावें। आपको हम बेसिक क्लास में बताए थे 4 पॉइंट डिफिनेशन, जिसमें कि आप लोगों को बताए थे तत्व, यौगिक, मिश्रण, परमाणु और अणु। अगर आपको परमाणु और अणु का डिफिनेशन पता नहीं है तो फिर इसे समझना बहुत मुश्किल होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार परमाणु और अणु जहाँ से भी डिफिनेशन हो, हमने इस पे वीडियो बना रखा है उनके डिफिनेशन पे, आप वहाँ से देख ले या नहीं तो कहीं से भी अब बुक से देख ले या कहीं से भी ये जानकारी प्राप्त कर ले। उनके बाद यदि इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे, अन्यथा आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे जब आपको परमाणु या अणु का डिफिनेशन पता नहीं है। तो अगर हम परमाणु और अणु का डिफिनेशन को रिपीट करना चाहें तो 1 वर्ड में हम कहना चाहेंगे तो परमाणु वो पदार्थ थी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती थी किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। अणुओं के बारे में हम बात करें तो अणु वे सूक्ष्म कण थे जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाई जाती थी किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता था। ये अणु और परमाणु था। आगे हम बढ़े तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाए तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसको अभिकारक कहते हैं, अभी हम जस्ट बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के यौगिक या तत्व अभिकारक के अणु में टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं वो या तो आपको तत्व के रूप में होंगे या तो यौगिक के रूप में होंगे या वो डायरेक्ट अणु के रूप में भी हो सकते हैं या परमाणु के भी रूप में हो सकते हैं। तो परमाणु के रूप में होना मुश्किल है, अक्सर नहीं होंगे, लगभग नहीं के बराबर ही होंगे 100%। उसके बाद अणु के रूप में हो सकते हैं
लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेंगे। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे वो दो रूपों में मिल सकती है, या तो वो यौगिक होंगे या तो वे तत्व होंगे। तत्व और यौगिक डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती है, वो अभिकारक के अणु में टूटते हैं। वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक के यौगिक या तत्व अभिकारक के अणु में टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो यौगिक या तत्व हैं वो सबसे पहले टूटते हैं अभिकारक के अणु में। और अभिकारक के अणु, मैंने अणु का डिफिनेशन भी जस्ट बताया कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा परमाणु। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये पुनः टूटेंगे। अभिकारक के अणु पुनः टूट करके ये अभिकारक के परमाणु बनाते हैं। अब ये अभिकारक के परमाणु जब टूट गए तो ये अभिकारक के परमाणु टूटकर पुनः ये पुनर्संगठित होते हैं, अर्थात संयोजन करते हैं, तो टूटते हैं। अब यह अभिकारक के परमाणु पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं, एवं ये प्रतिफल के अणु प्रतिफल के यौगिक एवं तत्व के रूप में भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक जो होंगे या तो तत्व के रूप में होंगे या यौगिक के रूप में होंगे, और ये टूट करके अभिकारक के अणु बनाएंगे। अभिकारक के अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी, इसीलिए ये पुनः टूटेंगे और अभिकारक के परमाणु बनाएंगे। और ये अभिकारक के परमाणु पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाएंगे, और ये प्रतिफल के अणु पुनः संगठित होकर प्रतिफल के यौगिक या तत्व बनाएंगे, जो कि भिन्न गुण वाले नए पदार्थ होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया में। कुल मिलाकर के हम देखें इसे, आपके ब्रेन में अगर इसे वन वर्ड के अंतर्गत रखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक जो होंगे वो आपको दो रूप में देखने को मिल सकता है। पहला इनका रूप हो सकता है या तो ये यौगिक होंगे या तत्व के रूप में होंगे, या तो ये यौगिक होंगे या तो ये तत्व के रूप में होंगे। और ये यौगिक या तत्व ये रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेंगे, ये पुनः टूटेंगे, पुनः ये अभिकारक के अणु में टूटेंगे, अभिकारक के अणु में टूटेंगे। अणु यौगिक भी टूटेंगे तो अणु में टूटेंगे, तत्व भी टूटेंगे तो अणु में टूटेंगे, लेकिन ये अभिकारक के अणु होंगे। ये अणु भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, क्योंकि हमने बताया कि अणु के बारे में, अणु स्वतंत्र अवस्था में तो पाई जाएगी लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी। फिर ये अभिकारक के अणु अभिकारक के परमाणु में टूटेंगे, अभिकारक के परमाणु। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगी, अभिकारक के परमाणु। अभिकारक के परमाणु ये रासायनिक अभिक्रिया में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाएंगे, प्रतिफल के अणु। और ये प्रतिफल के अणु फिर पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के यौगिक या तत्व बनाएंगे, और यही प्रतिफल के यौगिक और तत्व जो होते हैं यही नए पदार्थ अर्थात प्रतिफल कहलाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें दो चीजें होगी, एक यौगिक होंगे, दूसरा तत्व होंगे, ये अभिकारक के रूप में होगा। ये दोनों आपस में क्रिया नहीं करेंगे, या कोई भी यौगिक आपस में अभिक्रिया नहीं करती है, वो पहले टूटते हैं अभिकारक के अणु में। अभिकारक के अणु भी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं और वो टूटते हैं अभिकारक के परमाणु में। जब ये परमाणु में टूट गए हैं तो ये निश्चित रूप से पुनर्संगठित होकर के हो, वियोजन होकर के हो, या जो भी क्रिया करना हो वो क्रिया करके ये प्रतिफल के अणु बनाते हैं। प्रतिफल के अणु पुनः संगठित होकर ये प्रतिफल के यौगिक बनाते हैं, और यही प्रतिफल के यौगिक नए पदार्थ अर्थात प्रतिफल के रूप में होता है। इस प्रकार हम क्रिया विधि को, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को इस प्रकार समझ सकते हैं, जिनका डेफिनेशन आप लोगों को पिछले पृष्ठ पर ये था, देख सकते हैं आप इसे।
वही बातें यहाँ पर मैंने लिख रखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक यौगिक या तत्व अभिकारक के अणु में टूटते हैं, पुनः ये अभिकारक के अणु अभिकारक के परमाणु में टूटते हैं और अभिकारक के परमाणु पुनः पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं, जो ये प्रतिफल अणु के प्रतिफल एवं यौगिक एवं तत्व के रूप में भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शायद आप लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझ चुके होंगे। आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए ये नए टॉपिक हैं जिस पर कि अगले क्लास में हमारी चर्चा होगा। रसायन शास्त्र के अंतर्गत असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। पहले तो हम बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ढेर सारी चीज़ें बताएंगे और ये विशेष रूप से हमारी टॉपिक रहेगी कल का। तो हो सके तो आप लोग इस पर विचार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि हम इसे समझाएं तो और आसानी से आप लोग समझ पाएँ। हो सके कोई आंसर करना चाहे तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आसानी से कर सकते हैं। बाकी मेरा रिप्लाई और आंसर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पहले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसके बाद टॉपिक पढ़िएगा। कर गया कर बजाओ ना।